Okay. I started with financial marketing, right? As the first set of सर्विसेज जिसके बारे में हम लोग इसको इसके थ्रू हम लोग जो मार्केटिंग विक्स है वी वर टू अंडरस्टैंड दैट। एंड थोड़ा सा जो मैं आपको एक प्री कैप दे रही थी, एक हिस्ट्री दे रही थी बैंकिंग की। तो एज अ सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 पेजेस थे जिसमें ये पूरा बैंक मार्केटिंग जो थी क्लासिफाई किया जा सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो हम लोगों ने कल किया था, एंड देन द डेवलपमेंटल बैंकिंग। Okay, the developmental banking, yes, we had talked about there. In the banking became the it was extended for masses and it became mass banking. And this was the time when the selling concept was adopted in the banking, because a lot of products, lot of activities were there, and they had to be made known to people, the masses, and they are not only made known to the masses, they had to be sold to the masses. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं तीसरे फेज की, जहाँ पे कल क्लास ओवर हुआ था, बैंक मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो थर्ड फेज था, यहाँ पे बैंक just like corporate, they also started marketing themselves, marketing their product. अब यहाँ पे आप कहोगे कि इसमें क्या हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मास बैंकिंग के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज सेलिंग, कि वॉट एवर द बैंक्स वर ऑफरिंग द कस्टमर्स हैड टू बाय। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एज वी टॉक अबाउट इन मार्केटिंग, द नीड्स of the customers came or became the topmost concern even for the bankers also, कि कस्टमर को फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चाहिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज द पीरियड जब हमारे पास बैंकिंग एंड एनबीएफसी दोनों पैरेलल चल रही थी। अगर आपको हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स बताते होंगे, बड़े लोग बताते होंगे, so that this is the time जबकि बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो थे, they came in, they became or they created NBFC, right? And through NBFCs they were selling the allied products। बैंक के अलावा बैंक की जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो उनके अकाउंट्स हो गए, उसके अलावा जो और फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बेची जा रही थी। तो अब यहाँ पे बैंक को ये फील आना शुरू हुआ कि व्हाई शुड द कस्टमर, ये सारी चीजें वो हैं जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं, तो व्हाई शुड कस्टमर्स गो टू दीज एनबीएफसीज फॉर बाइंग दीज सर्विसेज एंड कम टू अस ओनली फॉर गेटिंग लोन और फॉर डिपॉजिटिंग द मनी और फॉर डिपॉजिटिंग देयर काइंड। ठीक है, कि भाई सिर्फ जो है पैसा डिपॉजिट करने के लिए या लॉकर में सामान जमा करने के लिए ही बैंक के पास क्यों आएंगे, लोन चाहिए तभी बैंक के पास है। और उसमें भी जबकि एनबीएफसी भी लोन्स ऑफर कर रहे हैं और इजी टर्म्स पे लोन्स ऑफर कर रहे हैं, और एनबीएफसी सिर्फ लोन्स ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी चीजें ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है कि बैंक जो है they started marketing their products, they started devising the products which actually were needed by the customers and started offering them as per the needs of the customers। तो यहाँ पे भी चीज वही आ गई, customer satisfaction became the prime important। Okay, right? So that is why this very question कि what caused banking marketing? So these and this is the answer out here। सबसे पहली चीज क्या थी उसमें कि कस्टमर की जो नीड्स थी और एक्सपेक्टेशन जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज धीरे धीरे जो एक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था कस्टमर्स का वो बढ़ रहा था, और उसके चलते कस्टमर्स की नीड्स बैंक के साथ चेंज हो रही थी। अभी कस्टमर्स को बैंक सिर्फ
पैसा डिपॉजिट करने के लिए या अपने फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए या बैंक में लॉकर यूज करने के लिए नहीं चाहिए थे। उनको बैंक और भी फाइनेंशियल पर्पजेस के लिए चाहिए होते थे, राइट। तो दूसरी चीज क्या थी कि ना दिस इज द पीरियड वेयर इन द foreign and private sector banks started coming into entering into Indian market, and these banks started operating from day one as corporate, right? क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा एक थ्रेट था कि ऑलरेडी 14 से 18 नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया में मौजूद हैं जो कि बैंकिंग कर रहे हैं। वहां पे इनको अपने अपने आप को स्टैब्लिश करना था, तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि कस्टमर को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेजेस देना शुरू कर दिया, एंड दैट क्रिएटेड अ थ्रेट। तो एक तो प्रिविलेज, दूसरा फिर क्या हो गया कि जो ये फॉरेन बैंक थे दे केम विद टेक्नोलॉजी, राइट। तो एज अ रिजल्ट एवरीथिंग वाज इजी। अगर 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 आपको याद हो, घर में अगर आपने बड़ों से पूछेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच में एक जो मेजर डिफरेंस देखने को मिला, तो व्हाट वाज दैट? सबसे बड़ा डिफरेंस था कि बैंक जो हमारे स्पेशली जो हमारे नेशनल जो सरकारी बैंक थे, नेशनलाइज्ड बैंक थे, तो ये अभी भी उसी ढर्रे पे चल रहे थे। कैश काउंटर पे लंबी लाइन लग रही है, चेक बुक से पैसा, जो वो यानी कि जो जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल बैंक थी, वो उसी ढंग से चल रहे थे। whereas the foreign banks like HDFC or for that matter this HSBC, they not HDFC, rather HSBC and Citibank, so these kind of banks, they came into India and they came with certain other things like they came with technology, they came with privileges, they came with many other different products of banking। तो उससे इनको एक थ्रेट पैदा हुआ, जिसकी वजह से भी ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था। एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया था इंडिया में। एज अ रिजल्ट द बैंकिंग मार्केट हैड आल्सो ओपनड इट अप in the फॉरेन मार्केट या इन दी ग्लोबल मार्केट। तो ऑब्वियसली बात है कि और भी बैंक के लिए खुला निमंत्रण था। एंड देन इसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, राइट। एंड सबसे देन उसके बाद के इंडियन मिडिल क्लास विद जो है दिस इंडियन मिडिल क्लास सडनली रोज बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज थे, इनका एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा था, इनकी इनकम बढ़ने लगी थी, तो दिस रोज, तो इनको एक बड़ा बहुत बड़ा चंक था। लेकिन ये जो इंडियन मिडिल क्लास था, इसकी बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी, दे डिडंट वांट टू इंडल्ज इनटू ट्रेडिशनल बैंकिंग, और इसीलिए इन लोगों ने फॉरेन बैंक को चूज करना शुरू किया, right? And the last but the least was the government intervention in protecting the interest of consumers। कंज्यूमर्स, अब यहाँ पे जब कंज्यूमर्स टॉप मोस्ट हो गए, तो अब वो सेलिंग कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, और they just could not go by that selling concept कि यही है, यही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि उनको मालूम था कि हम नहीं देंगे, प्राइवेट बैंक बैठे, they will offer। As a result, they started marketing their, they rather just increased their product line and started marketing them to the customer। यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, बैंक के जो प्रोडक्ट्स है, बैंक भी अपनी मार्केटिंग करने लग गया, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लग गया, अपने बेनिफिट्स बेचने पे आ गया। नहीं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, सर्वाइवल ही खत्म हो जाता है। चलिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं 7 P's की क्लास कि अब कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स है और कैसे बैंक इसको मार्केट करते हैं। ओके, तो अब नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 7 P's। सबसे पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अब बैंक के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एनी आइडिया? इतनी देर से मैं बकबक कर रही हूँ, बैंक के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं?
हाँ जी, कोई आइडिया नहीं, कोई बोलने के मूड में नहीं है। चलिए, हाँ जी, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, लोन्स, एडवांसेस, इंटरनेशनल बैंकिंग, सेफ डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, रिकॉर्ड कीपिंग, कन्वीनियंस ऑफ पेइंग ड्यूज, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं बैंक के। एज आई सेड इन द बिगनिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग के टाइम पे क्या था, देवर वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट। आप पैसा अपना सुरक्षित रख जाइए, उस पे आप जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा, एक समय के बाद आपको मिल जाएगा, यानी कि सेविंग्स बैंक। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, करंट अकाउंट पे आ गए, फिर फिक्स डिपॉजिट हो गए। तो इस तरह से ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही थी। मास बैंकिंग पे आ गए जब हम लोग, तो मास बैंकिंग के टाइम पे क्या हुआ कि लोन उसमें ऐड कर दिए गए। पर धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे जब हम थर्ड फेज पे आ गए, तो वहां पे बहुत सी चीजें और ऐड की गई, लाइक इंटरनेशनल बैंकिंग ऐड कर दी गई, राइट। बिकॉज पीपल स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड, तब उनको वहां पे सर्विसेज चाहिए। so how do our banks give them, right? Then consultancy services, credit card का introduction as a financial product happened after the economic हमारी इकोनॉमी जो है ओपन अप हो गई थी। देन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपकी, ये टोटल हमारे इसके प्रोडक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे आ, एक चीज जो कि समझने योग्य है यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि ये आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, कोर एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ये चीज सर्विसेज के साथ भी लागू होती है, और बैंकिंग सर्विसेज में भी ये लागू होती है कि उनके कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या क्या है। एंड the bankers also have to identify their core and augmented product services, as this has a significant market implication, right? तो अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक के केस में कोर प्रोडक्ट क्या है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है। ओके, कोर प्रोडक्ट बैंक का क्या है, जो उनके फंडामेंटल बेनिफिट्स हैं, यानी सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, this what do you call स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये इनके कुछ फंडामेंटल बेनिफिट्स है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं, एंड दैट मेक द कोर प्रोडक्ट ऑफ द बैंक। देन कम्स द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, अब जैसे सिटी बैंक में ई सुविधा अकाउंट होता है, राइट, सॉरी सुविधा अकाउंट, देन एटीएम कार्ड इज देयर, राइट। देन इसके अलावा और भी इस तरह के होते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ठीक है। देन एनी अदर इनोवेटिव सर्विस which a bank, your bank is providing to the customers, which makes them different or which gives them a competitive advantage over other banks, right? So that can be the augmented service, right? Then apart from that, then banks launch certain other things like आपका म्यूचुअल फंड में बैंक आ गए, डीमेट अकाउंट आ गए उसमें आपके, ठीक है। देन इसके अलावा बैंक इक्विटी ट्रेडिंग में आ गए बैंक आपके, कि थ्रू दीज बैंक यू कैन आल्सो ट्रेड इन द इक्विटी मार्केट, देन कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गई, पर्सनल बैंकिंग। इनिशियली क्या था, देयर वाज जस्ट वन बैंकिंग, अभी कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग हो गया, पर्सनल बैंकिंग अलग हो गया, दोनों के जो फैसिलिटीज है दोनों में अलग अलग हो गई हैं। देन एज आई सेड ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, ये सारी चीजें क्या, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड आज की तारीख में जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर हमारे पास ये ऑनलाइन ये सॉरी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स अगर ये बैंक हमको नहीं देते, तो क्या हम, या हम अब किसी भी बैंक की रेटिंग जब करते हैं,
हम जब हमें चूज करना होता है कि हम कौन से बैंक में खाता खोलेंगे, तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है, it is more of the augmented product than the core product. And that is why I said these augmented products, these products, they create a significant impression in the mind of customers. ठीक, तो इसलिए बैंक को ये चीज आइडिया, ये इनको डिमार्केट करना जरूरी है कि इनके कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं और इनके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स क्या हैं. एंड जो प्राइवेट बैंक थे, उन्होंने एक जो एज क्रिएट किया अपने लिए मार्केट में ओवर दीज नेशनलाइज्ड बैंक, दैट वाज ड्यू टू these augmented products only. प्राइस कौन बताएगा? चलिए, प्राइस, अबाउट दिस प्राइस फी इन बैंकिंग सिस्टम, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? मैम रेट ऑफ लोन. हैं? मैम मीन्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो बैंक. इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक, ओके, चलिए, तो वो ठीक है. प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज कुछ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना आप लोगों ने मार्केटिंग में? स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी, याद आ रहा है? यस मैम. प्राइस पेनिट्रेशन, याद आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी बैंक वाले यूज करते हैं? प्राइसेस का निर्धारण बैंक में कैसे किया जाएगा? जॉय बुशरा ने बताया कि ये प्राइसेस, बैंक में प्राइसेस का कॉन्सेप्ट क्या है? बैंक में प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है वो जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं, जो भी उनके सोर्सेज ऑफ इनकम उनके कस्टमर्स से हैं, तो जो लोन्स आपको देते हैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट? जो तो वो क्या है? दैट इज द प्राइस दैट दे आर टेकिंग. जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, उस पे जो उसकी फीस चार्ज करते हैं, दैट इज द प्राइस दैट दे आर चार्जिंग. आपको एटीएम की सुविधा देते हैं, आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देते हैं, जिसके लिए वो आपसे फीस चार्ज करते हैं. So those are the prices, those are the various sources of income a bank is taking from you. हाँ जी, बताइए, तो कौन सा प्राइस स्ट्रैटेजी कौन से लगाते हैं ये लोग, ये बैंक? कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है बैंक के केस में, बैंकिंग के केस में? Okay, just read that. Just read this. In India, banks adopt administered pricing structure to some extent as the deposit and lending rates are prescribed by RBI. इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट. यस मैम. और क्या कौन कौन से रेट थे बेटा? बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, पढ़े थे ना? यस मैम. तो ये कहाँ होते हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये बैंक में पाए जाते हैं ना, ये सब कहीं और Yes, पाए ma'am. जाते हैं? हाँ जी, तो क्यों नहीं बोला भैया, ये सब तुम लोग को पढ़ा हुआ है बेटा. चलिए, so all these rates are fixed by, basically, as you can read from here, banks adopt administered pricing structure. Administered pricing structure का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बैंक ऑफ बैंक है, आरबीआई है हमारा, तो आरबीआई जो है, दे डिसाइड, दे प्रिस्क्राइब these rates, the deposit rates, the lending rates, everything they decide, and they just administer it, they just prescribe it to all the banks, including the private banks as well as the nationalized banks.
and the banks have to charge these fees, these rates according to the rates prescribed by RBI. तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, बिकॉज अभी क्या है, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, गाइडिंग अथॉरिटी बैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट। अदरवाइज अगर हम इसको जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई थी उस वक्त के बारे में बात करें, उस वक्त एनबीएफसी और बैंक, इसमें जो लेंडिंग रेट थे काफी अंतर हुआ करता था, राइट। तो एनबीएफसी के केस में लेंडिंग वॉज और बोरोइंग वॉज वेरी इजी, राइट। बोरोइंग में बहुत ज्यादा, जैसे बैंक के केस में होता था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता था, बोरोइंग वॉज लिटिल डिफिकल्ट, और लोन्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, जो कि बाद में इसको ईज आउट किया गया जब प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत ज्यादा हमारे देश में एक एज लेनी शुरू कर दी, ठीक। लेकिन जो एनबीएफसी थे उसके केस में, वहां पे बोरोइंग वाज क्वाइट इजी, दे वर क्वाइट लिबरल, बट एट द सेम टाइम द रेट of interest were quite high. तो वहां पे वो लोगों को एक वही चीज थी कि एनबीएफसी के केस में लोगों को लगता था कि भाई ठीक है, बोरोइंग तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन फिर उसकी जो वापसी होगी उसमें कमर टूट जाएगी। तो लेकिन बाद धीरे धीरे फिर आरबीआई became an apex body for all the financial institutions including the banks as well as NBFCs. तो उसके बाद में फिर ये जो लेंडिंग रेट से, जो डिपॉजिट रेट से, ये सारे हमारे जो है इसको एक लेवल पे इसको लेके आ गए, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। और उसके बाद से अभी देखिए, even if you go to any NBFC, अच्छा by the way, can you name one or two such NBFCs? मार्केटिंग ऑफ फाइनेंसेस तो आप लोग पढ़ रहे होगे ना, सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So can you name one or two NBFCs? मेरा आंसर नीरज देगा। नीरज बोलो भैया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज। Can you name one or two NBFCs, नीरज? गूगल पे अगर ढूंढ लिया तो बता दो भैया जल्दी। मैम जो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब जो हाँ, एनबीएफसी वही उन्हीं की बात हो रही। तो तुम्हारा नाम नीरज कब से हो गया बेटा? मैम वो बोल नहीं रहा तो मैं सोचा टाइम जा रहा है इसलिए। हाँ सही बात है नीरज, इसका मतलब आज मैम के दिन में नेटवर्क नहीं चल रहा था मैम। हाँ नेटवर्क अब चल गया ना। जरा नाम मैम बता दो बेटा। हाँ बुशरा ने कुछ नाम बताया, रिवॉन उसके अलावा के नाम बताना बेटा, कुछ दो रिवॉन नाम बता। रिवॉन फाइनेंस मैम। ओके वेरी गुड। रिवॉन फाइनेंस, हाँ महिंद्रा, हाँ महिंद्रा तो उसने मैक्समेट। बता दी। हाँ अच्छा, मैक्समेट, मैक्स, अच्छा चलिए। ठीक है, सोनाटा हो कौन? गई मैम। सोनाटा हो गई, ठीक है, गड्ढे में से निकाल निकाल के नाम लेके आए हैं। ठीक है चलिए। हाँ जी, तो ये, हाँ जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपकी आवाज सुन ली मैंने। हाँ जी, तो अभी क्या है कि ये रेट जो है ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो इवन इफ यू अप्रोच टू दीज एनबीएफसीज, लाइक आपके एक श्रीराम फाइनेंस करके जो कुछ लीडिंग एनबीएफसीज है इंडिया की, दैट इज योर मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, राइट। And then you have these this श्रीराम फाइनेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करती है। then महिंद्रा फाइनेंस अगेन इनटू ट्रांसपोर्ट फाइनेंसिंग, राइट। then बजाज फाइनेंस का मैडम ने नाम बता ही दिया हम लोगों को। then एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस तरह की बहुत सारी, चोलामंडलम हो गई जो कि गोल्ड के अगेंस्ट में फाइनेंस करती है, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सिस्टम हो गई जो कि कैपिटल लोन्स को फाइनेंस करती है। तो अकॉर्डिंगली they have different sectors we have
different types of financial NBFC. तो ये जो कंपनी, तो अभी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा as far as the rate of interest are concerned or as far as the procedure of borrowing is concerned, because we have the apex body as RBI. चलिए प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशंस कैसे किए जाते हैं? ऑब्वियसली advertisement is the main source of promotion. In banking system, advertisement is more of a promise, right? आप देखिए जैसे ही कोई नया कोई स्कीम आती है, कोई नई सर्विसेज आती हैं, तो बैंक स्टार्ट पब्लिसाइजिंग, एंड चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से, मैगजीन, होर्डिंग्स, व्हाटएवर, तो दैट पे देन ब्रोशर्स आर देयर। आप जितनी बार बैंक में जाएंगे कुछ नया आएगा, वो एक ब्रोशर आपको पकड़ाएंगे जरूर, राइट? कैलेंडर, डायरी, कंस्टेंट, आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे आपको मिलता है, साल के शुरू में जाइए आपको मिलता है, राइट? बाद में जाओगे तो नहीं मिलेगा, सरकारी बैंक में कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा एक जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रमोशन का मोड है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। बैंक की क्वालिटी सर्विसेज और इसके सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, that is the best form of promotion in case of banking service. Okay, now comes the place, ठीक है, making the banking service available and accessible to the customers. तो उसके लिए बैंक क्या करते हैं कि of course they open up the branches in suitable locations, जहाँ उनके जो कस्टमर ग्रुप्स हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है, या पोटेंशियल कस्टमर्स का एक घनत्व ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा जिनको दिखती है, एंड ऑल्सो ऑन दोज प्लेसेस जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और जो नेसेसरी फैसिलिटीज है वो जो है उनको बेहतर मिलती हैं, ताकि उनके ब्रांच का काम ठीक से हो सके। दे ओपन द ब्रांचेस देयर, राइट? चलिए, देन वी टॉक अबाउट द पीपल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो तीन, अब जो मैं आपको बताऊंगी, these three are more important piece because banking is a service. तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे people, कि because it's a service, so we cannot separate banking products from the people who are marketing them, ठीक है? अब इस बेसिस पे देखिए, आपने खुद हो सकता है रियलाइज भी किया हो कि कई बार होता है कि हम लोग जो है बैंक चेंज कर देते हैं। बैंक चेंज किस आधार पे करते हैं? नॉट बिकॉज कि उनका प्रोडक्ट खराब है, किस आधार पे हम ये तय करते हैं कि जी बैंक का प्रोडक्ट खराब है? बिकॉज वहाँ के लोग जो हैं वो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे it is because the people who are marketing them, it is because the people who are providing you those services, we cannot separate the services or the products from those people. That is one, right? Then banks adopt internal marketing in order to make the whole business customer oriented, and the product is known to the employees before they are effectively marketed to the customer. अब यहाँ पे जो बैंक हैं उनको जो है because it's a service, it is this concept of inseparability is always there. As the result, जो भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसको सबसे पहले इंटरनल उसकी मार्केटिंग की जाती है। यानी कि अगर कोई नई स्कीम आ रही है, नया कोई SIP लॉन्च हुई है, कोई म्यूचुअल फंड उन्होंने लॉन्च किया है, या कोई इक्विटी लॉन्च की गई है, कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, तो सबसे पहले वो जो उनकी अपने इंटरनल जो स्टाफ है, इट इज सोल्ड टू देम, राइट? तो आइडिया क्या है उसके पीछे? आइडिया ये नहीं कि कस्टमर बेस सबसे पहले वही पकड़ में आते हैं इसीलिए, नहीं। उसके पीछे आइडिया ये है कि जो जिनको मार्केट करने उनके प्रोडक्ट, जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे वो अपने कस्टमर्स को मार्केट नहीं कर पाएंगे। Therefore, this internal marketing is they adopted, that is within the organization जो उनके employees हैं, सबसे पहले they have to buy those products and use them to assess the
good points as well as the bad points, and accordingly, so that they can create that as sales pitch. Right? And therefore, the product is known to the employees even before it is marketed to the customers. तो अब जब लोग जो इंटरनल पब्लिक से उनकी जो एम्प्लॉइज हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो ही वो कस्टमर को उसके बारे में जो है कन्विंसिंगली बता पाएंगे. So this is their people strategy, right? Then the process strategy. Process strategy क्या है कि जो नॉर्मल एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो बैंक में इस्तेमाल किया जाता है. लोन एप्लीकेशन है, क्लियरेंस ऑफ जो भी उनके स्टैंडर्ड जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका आप लोगों ने वो अकाउंट में सारे उसके कैसे उसकी जर्नल एंट्री होती है, लेजर में कैसे उसकी एंट्री की जाएगी, फिर उसकी कैश बुक बनेगी, उसकी बैंक बुक बनेगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे. तो वो जो पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, दैट इज दी प्रोसेस adopted out here. Okay. Physical evidence. Any idea? जल्दी से बता सकता है कोई जना? Physical evidence. मैम पासबुक. पासबुक, yes. चेकबुक, पासबुक. आप देखिए आजकल जो है जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक बड़ी अच्छी चीज ला के दे दी. प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप देखेंगे कि जितने भी अभी आज के जमाने में, आई डोंट से दी ओनली दी इंटरनेशनल बैंक, इवन कि हमारे जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट, जैसे आपका एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक नेम, जल्दी से बुशरा, डोंट वेस्ट टाइम. एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक नेम जल्दी से बता दो. अरे भाई आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है. हाँ जी. तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, what they did, they came up with very designer bank brochures, then checkbooks, attractive brand names, logos, symbols. So idea ये हुआ तो customers started attaching these logos or the brand names, the symbols, and then the checkbooks, beautiful looking checkbooks, उसपे कुछ डिजाइन छपे हुए हैं. तो वो सारी चीजें लेके कस्टमर उससे जो है उन अट्रैक्टिव लुकिंग उनके जो ब्रोशर्स हैं या जो इस तरह की स्टेशनरी है, उससे उन्होंने उस बैंक की सर्विसेज को रिलेट करना शुरू कर दिया. राइट. तो ये फिजिकल एविडेंस है जहाँ पे कुछ टेंजिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ दीज अट्रैक्टिव लुकिंग थिंग्स दे अटैच टू दी सर्विसेज, एंड उससे कस्टमर का जो एक परसेप्शन था सर्विस क्वालिटी को लेके वो चेंज होना शुरू हो गया. राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग सर्विसेज क्लास, एंड कल के क्लास में मैं आपको हॉस्पिटल सर्विसेज को लेके स्टार्ट करूंगी क्लास. ओके. तो विद दैट थैंक यू वेरी मच. या थैंक यू वेरी मच क्लास. हाँ, थैंक यू वेरी मच. वेलकम.